गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डीएनए की संरचना के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। डीएनए है क्या? डीएनए एक हेरिडेटरी मटेरियल है जो डबल हेलिक्स का बना होता है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करता है और क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, आप सब जानते हैं। डीएनए जीवन का आधार है, आनुवंशिक जानकारी के लिए जिम्मेदार है, जो जीवित प्राणियों को उसके माता पिता से विरासत में मिलती है। मतलब कि डीएनए हमें हमारे माता पिता से मिलता है, या डीएनए हमारे शारीरिक कैरेक्टर को डिसाइड करता है। मीन्स हमारा शरीर का बनावट कैसा होगा, इन सभी चीज़ का डिसाइड डीएनए ही करता है। डीएनए एक दोहरी हेलिक्स संरचना में व्यवस्थित होता है, जिसमें दो लंबे न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं जो एक दूसरे के चारों ओर घूमती है और हाइड्रोजन बंधनों द्वारा एक साथ जुड़ी होती है। मतलब कि दो हेलिक्स जो डीएनए के होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, जो जीवन का मूलभूत ब्लूप्रिंट है। यह प्रत्येक जीव के लिए विशिष्ट आनुवंशिक निर्देशों का एक पूरा सेट है, जो उस जीव के विकास, कार्य और लक्षणों को निर्धारित करता है। डीएनए में जीव के प्रत्येक कोशिका में मौजूद होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पारित होती रहती है। डीएनए एक द्विकोणीय संरचना होती है, जिसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के चारों ओर लिपटी रहती हैं। इन श्रृंखलाओं को नाइट्रोजनस बेस, शर्करा और फॉस्फेट समूह से बनाया जाता है। नाइट्रोजनस बेस चार प्रकार के होते हैं: एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, जो डीएनए में उपस्थित होता है। एडेनिन थाइमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, जो डीएनए की स्थिर द्विकोणीय संरचना को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। डीएनए का ऐतिहासिक खोज, प्रारंभिक खोज 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने कोशिकाओं के भीतर मौजूद एक अज्ञात पदार्थ की पहचान की, जिसे बाद में डीएनए के रूप में जाना गया। यह पदार्थ, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता था, कोशिका के नाभिक में पाया जाता था। 1869 में स्विस जीव रसायन वैज्ञानिक फेडरल मिसर ने सबसे पहले डीएनए को अलग किया और उसका अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि यह एक अम्लीय पदार्थ है, जिसे उन्होंने न्यूक्लियन नाम दिया। ग्रिफिथ का प्रयोग और डीएनए की भूमिका। 1928 में ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजी फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक प्रयोग करके दिखाया कि डीएनए में जेनेटिक जानकारी होती है। उन्होंने बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन का उपयोग करके दिखाया कि एक स्ट्रेन दूसरे में जेनेटिक जानकारी स्थानांतरित हो सकता है। एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी का काम। 1944 में ओसवाल्ड एवरी और कैलिड मैक्लियोड और मैकलिन मैककार्टी ने ग्रिफिथ के प्रयोग को आगे बढ़ाया और साबित किया कि डीएनए ही जेनेटिक जानकारी का वाहक है, न कि प्रोटीन। पहले लोगों की यह मान्यता थी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक मटेरियल्स डीएनए के रूप में प्रवाहित होता है। वाटसन एंड क्रिक की खोज। 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना का पता लगाया, जिसे एक डबल हेलिक्स के रूप में जाना जाता है, जिसकी खोज ने आनुवंशिकी के क्षेत्र में क्रांति ला दी और आनुवंशिक जानकारी प्रसार और उपयोग को समझने में मदद की। डीएनए की रासायनिक संरचना। डीएनए मुख्यतः डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस से बना होता है। डीएनए का एक महत्वपूर्ण घटक डीऑक्सीराइबोज शर्करा है। यह 5 कार्बन का शर्करा है जो डीएनए अणु की रीढ़ की हड्डी बनाती है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा एक फॉस्फेट समूह से जुड़ी होती है, जो डीएनए की दूसरी रीढ़ की हड्डी बनाती है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा से प्रत्येक अणु से नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होता है। फॉस्फेट समूह डीएनए अणु का एक
और महत्वपूर्ण घटक है। यह एक अकार्बनिक अणु है जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा से जुड़ता है। फॉस्फेट समूह डीएनए को स्थिरता प्रदान करता है और डीएनए के प्रकृति तथा प्रतिलिखन में शामिल होता है। डीएनए अणु में फॉस्फेट समूह एक दूसरे से जुड़े होते हैं जो डीएनए के अणु को एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। डीएनए एक डबल हेलिक्स संरचना में व्यवस्थित होता है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे से चारों ओर घूमती हैं और एक सीढ़ी की तरह श्रृंखला बनाती हैं। डीएनए में 4 प्रकार के आधार पाए जाते हैं: एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है और गुआनिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है। डीएनए की 2 श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। ये बंधन आधार जोड़े के बीच बनते हैं और श्रृंखलाओं को एक साथ रखने में मदद करता है। हाइड्रोजन बंधन अपेक्षाकृत कमजोर होता है, लेकिन सामूहिक रूप से वे डीएनए संरचना की स्थिरता बनाए रखने के लिए पर्याप्त मजबूत होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए का मूल श्रृंखला होता है। नाइट्रोजनस बेस डीएनए में 4 अलग अलग नाइट्रोजनस बेस होते हैं: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। बेस पेयरिंग नाइट्रोजन बेस एक विशिष्ट तरीके से आपस में जुड़ते हैं। एडेनिन हमेशा थाइमिन से और गुआनिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है। इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है। न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए की लंबी श्रृंखला बनाने के लिए एक साथ जुड़ते हैं, जो एक सर्पिल सीढ़ी जैसी संरचना में एक दूसरे के चारों ओर लिपटते हैं। नाइट्रोजनस बेस डीएनए की सीढ़ी के रंग बनाते हैं, जो फॉस्फेट और शर्करा साइड रेज बनाते हैं। आधार जोड़ी का नियम एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है। दोनों 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है। गुआनिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होते हैं। थाइमिन एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है। मीन्स एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन। डीएनए प्राकृतिक एक महत्वपूर्ण जैव प्रक्रिया है जो जीवित जीवों में होती है। इसमें डीएनए अणु की एक प्रतिलिपि बनना शामिल है, जो कोशिका विभाजन के दौरान प्रत्येक नई कोशिका को डीएनए की अपनी पूरी प्रतिलिपि मिल सके। प्रतिक्रिया डीएनए अणु के विशिष्ट बिंदुओं पर शुरू होता है, जिन्हें हम प्रतिकृत मूल कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स खुलता है और 2 स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं। फिर प्रत्येक मूल स्ट्रैंड्स का टेम्पलेट के रूप में उपयोग किया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स और डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण करता है। प्राकृतिक प्रक्रिया तब पूरी होती है जब 2 नए डीएनए के अणु बन जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक मूल डीएनए अणु का एक स्ट्रैंड होता है। प्रतिकृति में कई एंजाइम शामिल होते हैं जो प्रतिक्रिया को नियंत्रित और सटीकता सुनिश्चित करने में मदद करता है। मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन में ये 2 एंजाइम्स इम्पॉर्टेंट होता है जो डीएनए के स्ट्रक्चर्स को बनाने में अहम रोल अदा करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए तक डीएनए का उद्घाटन फिर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करता है। आरएनए पॉलीमरेज पर आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए जीवों के आनुवंशिक निर्देश के लिए खाका है। यह सूचना आरएनए में लिखी जाती है। एक मध्यवर्ती अणु प्रोटीन संश्लेषण का निर्देशित करता है। यह प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन के रूप में जानी जाती है। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का एक खंड टेम्पलेट के रूप में उपयोग किया जाता है, राइट। और ट्रांसक्रिप्शन के परिणाम स्वरूप आरएनए का एक अणु बनता है जो डीएनए के टेम्पलेट के समान होती है, सिवाय इसके कि थाइमिन बेस यूरासिल बेस से बदल दिया जाता है। इट मीन्स कि जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो डीएनए में प्रेजेंट थाइमिन आरएनए में यूरासिल के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है, थाइमिन एब्सेंट होता है। अनुवाद एक जटिल प्रक्रिया है।
अनुवाद एक जटिल प्रक्रिया है जो आरएनए में निहित आनुवंशिक सूचना का उपयोग करके प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यह प्रक्रिया कोशिका में राइबोसोम में होती है जो आरएनए अणुओं को पकड़ते हैं और उन्हें प्रोटीन में परिवर्तित करता है। आरएनए में निहित आनुवंशिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों, जिन्हें कोडोन कहा जाता है, में व्यवस्थित होता है जो प्रत्येक एमिनो एसिड का प्रतिनिधित्व करता है। इसके थ्रू मुक्त मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है जिसमें कोड प्रेजेंट होता है। ट्रांसफर आरएनए में एंटीकोडोन्स उपस्थित होते हैं और राइबोसोम्स में उपस्थित राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है जो कि एमिनो एसिड्स को जोड़ने का काम करता है। आनुवंशिक वंशानुगति। जब माता पिता अपने बच्चों को डीएनए देते हैं तो आनुवंशिक वंशानुगति होती है, यानी जो गुण माता पिता में उपस्थित होता है वही गुण उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। इसी को हम आनुवंशिक गुण कहते हैं। बहुत सारे गुण जैसे लंबाई, ऊंचाई, शरीर का कलर, ये सारी माता पिता द्वारा बच्चों को प्राप्त होता है। ये लक्षण माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होता है। कुछ विकार जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस और हंटिंग की बीमारी डीएनए में म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होता है। यह उत्पन्न माता पिता में बच्चों में भी स्थानांतरित हो सकता है। डीएनए परिवर्तन। डीएनए परिवर्तन, जिन्हें हम उत्परिवर्तन कहा जाता है, डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन है। यह परिवर्तन अचानक हो सकता है और विभिन्न कारकों के कारण भी हो सकता है, जिसे म्यूटेशन कहते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल एक्सपोजर, कोशिका के भरण के दौरान होने वाली त्रुटियाँ इत्यादि। आनुवंशिक विकार उन स्थितियाँ हैं जो डीएनए में परिवर्तनों के कारण होती हैं। ये विकार विरासत में मिल सकता है या व्यक्ति के जीवन काल में होने वाले उत्परिवर्तन के कारण हो सकता है। आनुवंशिक विकारों के प्रकार और गंभीरता व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है। कुछ आनुवंशिक विकार जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस और हंटिंग रोग गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण बन सकते हैं। अन्य जैसे कि थैलेसेमिया कम गंभीर हो सकता है। आनुवंशिक विकारों के लिए कोई इलाज नहीं है, लेकिन उपचार उपलब्ध हैं जो लक्षणों पर प्रबंधित करने एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। डीएनए अनुक्रमण और विश्लेषण। डीएनए अनुक्रमण एक क्रांतिकारी तकनीक है जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स क्रम को निर्धारित करने की अनुमति देता है। यह तकनीक हमारे जीनोम के बारे में अमूल अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जिसे हम आनुवंशिक भिन्नता, बीमारी के कारण और विकास के आधार पर समझ सकते हैं। डीएनए विश्लेषण डीएनए अनुक्रमण के माध्यम से प्राप्त डाटा का उपयोग करके जीनोम की जांच करने और व्याख्या करने की प्रक्रिया है। यह विश्लेषण जीन उत्परिवर्तन और जीन अभिव्यक्ति पैटर्न की पहचान करके व्यक्तिगत एवं और जनसंख्या स्तर दोनों पर आनुवंशिक जानकारी प्रदान करता है। आनुवंशिक रोगों का पता लगाना। डीएनए तकनीक के अनुप्रयोग। आनुवंशिक रोगों का पता लगाना, फॉरेंसिक विज्ञान में उपयोग करना, एग्रीकल्चर में कृषि में उपयोग करके कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना, जैव प्रौद्योगिकी में दवाओं को बनाना, जैव ईंधन के रूप में हम डीएनए तकनीक का उपयोग करते हैं। डीएनए अनुसंधान एक तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र है। इसके कई आशाजनक अनुप्रयोग हैं। डीएनए अनुक्रमण और जीनोमिक्स में प्रगति के नई खोजों और चिकित्सा में क्रांति लाने की क्षमता का नेतृत्व किया है। डीएनए अनुसंधान के भविष्य में व्यक्तिगत चिकित्सा, आनुवंशिक रोगों का इलाज, जैविक इंजीनियरिंग में प्रगति और कृषि में सुधार जैसे क्षेत्रों में नवाचार शामिल है। भविष्य में डीएनए अनुसंधान मानव स्वास्थ्य, परिवर्तन, पर्यावरण और समाज पर एक गहरा प्रभाव डाल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। गुड डे।